नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको लेसन नंबर 5वां कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, 1757 से लेके 1857 तक। यह लेसन उन छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो छात्र NIOS से अपनी 10th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं या जो छात्र 10th क्लास का NIOS से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो साथियों और सभी बच्चों से मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप ध्यानपूर्वक इस लेसन में समझेंगे, क्योंकि इस लेसन से लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस में 8 नंबर और 6 नंबर के जो प्रश्न बनेंगे वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। थोड़ा सा लेसन को आगे पढ़ाने से पहले मैं कुछ परिचय दूंगा। यहाँ पर लिखा है भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। इस लेसन में क्या परिचय मिलेगा हमें कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा, जो अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन किया, उससे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, वो भी इकोनॉमिकल फैक्टर में, सोशल फैक्टर में और आपका कल्चरल फैक्टर में। वो भी कौन से? 1757 से लेकर 1857 के बीच की कहानी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं लेसन में क्या कहता है। लेसन क्या कहता है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें परिचय देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी, क्या लिखे दोस्तों? 18वीं सदी में संसार में एक बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक ऐसे ही घटना औद्योगिक क्रांति है जो इंग्लैंड में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 18वीं सदी में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई जो दोस्तों इंग्लैंड में घटित हुई। वो कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति थी। मतलब कि इंग्लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लाना, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों की स्थापना करना था। क्लियर? वह धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गई। अपने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बारे में तथा समुद्र और व्यापार मार्गों की खोज के बारे में पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बारे में तथा समुद्री और व्यापार मार्गों की खोज के बारे में पढ़ा होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा दोस्तों, भारत की खोज किसने करी और भारत में पहला कौन पुर्तगाली था जो भारत आया था। दोस्तों, उस समय, पुराने समय में कहा जाता था, अंग्रेजों के समय में और पुर्तगाली के समय में दोस्तों, कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और दोस्तों, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, क्योंकि भैया जब उद्योग होगा, जब फैक्ट्री होगी तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको कच्चा माल भी चाहिए। आपको क्या चाहिए? कच्चा माल भी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ी क्रांति हुई। तो इस क्रांति के पीछे क्या हुआ दोस्तों, आगे चलते हैं। 1498 वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली ने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा नामक एक क्या था? पुर्तगाली था। पुर्तगाल एक देश का नाम है दोस्तों। वहां से एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। वो कब आया भारत में? 1498 में। और उसने क्या किया दोस्तों? भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा कि भारत में जाने के लिए समुद्री रास्ता क्या होगा। क्लियर? परिणाम स्वरूप दोस्तों, परिणाम स्वरूप आगे क्या होता है? परिणाम स्वरूप अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली और डच व्यापार के लिए भारत आए थे। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज लोग भी भारत में आए थे, फ्रेंच लोग, पुर्तगाली और डच लोग भी भारत में क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। इन्होंने इसे मिशनरी गतिविधि, जी हाँ दोस्तों, इन्होंने इसे मिशनरी गतिविधियों को भारत में फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया। क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में आधुनिक काल की शुरुआत भारत से इन यूरोपीय शक्तियों के आने से हुई? आप इस पाठ में ब्रिटिश लोगों के भारत में आने और उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़े प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो लोग आए हमारे देश में, भारत में, अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली और डच लोग जो भारत में आए थे दोस्तों, उनका मुख्य पर्पस था कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना और उनके ही द्वारा दोस्तों हमारे देश में, हमारे भारत देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन और प्रभाव पड़ा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलते दोस्तों, आगे क्या कहानी है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ब्रिटिश के भारत आने के कारण यूरोपीय तथा ब्रिटिश व्यापारों आरंभ में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज लोग थे, भारत में आने का मुख्य कारण क्या था?
अगर ब्रिटिश लिखा जाए या यूरोपीय लिखा जाए या कोई भी पुर्तगाल, डच, कुछ भी आ जाता है कि वो भारत में आने का कारण क्या था, तो आपको जरूर ये लाइन लिखनी है कि यूरोपीय तथा ब्रिटिश व्यापारियों या व्यापार आरंभ में यहाँ से करना है। ध्यान से सुना, ये है मेन लाइन। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। भारत में किस लिए आए थे दोस्तों? व्यापार करने के पर्पज से आते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम करने के आते हैं, ट्रेड करने आते हैं। क्लियर? ब्रिटिश में हुई औद्योगिक क्रांति ने वहां के कारखानों के लिए कच्चे माल की मांग बढ़ा दी थी। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने बताया था भाई कोई उद्योग है, जो कोई कारखाना है, तो क्या उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसको क्या है, कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भैया ठीक है, चलते एक काम करते हैं, हम भारत जैसे देश में हम चलते हैं और भारत में क्या करें, हम अपना व्यापार करेंगे और वहाँ पे थोड़ा सा हम अपना सामान को इंग्लैंड में भेजेंगे और वहीं से बना करके इंडिया में हम व्यापार करेंगे। दोस्तों, अंग्रेजों के आने से ही भारत में रेलवे का परिचय हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, ब्रिटिश शासन के आने का क्या कारण हुआ? ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश में क्या हुई थी दोस्तों, औद्योगिक क्रांति हुई थी, ने वहाँ कारखानों के लिए कच्चे माल की मांग करी। कारखाना तो खुल गया, पेट तो आ गया, पर भोजन कहाँ से आएगा? तो इसका मतलब है वो कारखाने की मांग, मतलब कारखाने द्वारा कच्चे माल की मांग की जा रही थी। क्लियर है साथियों? आगे चलते हैं। साथ साथ वे अपना तैयार माल भी, जो अभी मैंने बताया था दोस्तों, आगे ना लाइन, क्या लाइन आई है दोस्तों, यहाँ पर क्या लाइन है कि साथ साथ वे अपना तैयार माल भी भारतीय बाजारों में बेचना चाहते थे। भारत ने ब्रिटेन की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे एक जैसा ही आधार उपलब्ध करवाया। 18वीं सदी में भारत में भी आंतरिक सत्ता के संघर्ष की स्थिति थी। मुगल शासन की शक्ति भी कम नहीं ही थी दोस्तों। उस समय दोस्तों क्या था दोस्तों, मुगल साम्राज्य की शक्ति भी कम ही रही थी। मतलब दोस्तों उस समय क्या था, जब अंग्रेज लोग रूल किए तो उस समय सिर्फ, आप जानते हैं दोस्तों, अंग्रेज लोग एंट्री कर लिए और यहाँ मुगल जो शासक था बाबर, वो सबसे पहले जो प्रदर्शित हुआ, जो फेमस हुआ, वो क्या पानीपत के युद्ध में हुआ था, जो 1526 में हुआ। तो वही कहानी कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा था 18वीं शताब्दी में दोस्तों, यहाँ पर भारत में ही खुद ही क्या है, आंतरिक सत्ता के लिए संघर्ष की स्थिति थी। भाई एक शासक दूसरे शासक की हत्या कर रहा है, युद्ध चल रहा है, इसमें ही पजल हो रखे थे और मुगल साम्राज्य की शक्ति भी कम ही रही थी। अंततः ब्रिटिश अधिकारियों के पास भारतीय क्षेत्र पर अपनी पकड़ स्थापित करने का अवसर था। भाई उन्होंने जाना कि भैया मुगल जो शासक थे, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, इन सब का जो था दोस्तों शक्ति ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश अधिकारियों के पास क्या था, यही एक अच्छा मौका था कि भाई जब शासक बहुत कमज़ोर होगा तो उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए, चाहे किसी भी तरीके से लाड़ प्यार से किया जाए। तो वही चीज़ भारत में भी हो रहा था। उन्होंने दोस्तों कई युद्धों के माध्यम से, थोपी हुई संधियों से, अनुबंधों से और पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठजोड़ किया। उन्होंने क्या देखा दोस्तों, मुगल शासकों के द्वारा अंग्रेजों ने क्या करा, दोस्ती करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था दोस्तों कोई ना कोई हम मीटिंग कर लें, कोई ना कोई हम संधि कर लें, कोई गठजोड़ कर लें, टैक्स से रिलेटेड हम एक दूसरों पर संधि कर लें, जैसे हम दोनों लंबे समय तक चले। कौन कौन? अंग्रेज और मुगल। अपनी नई प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों की मदद से संपूर्ण देश पर अपना नियंत्रण दृढ़ बनाया। उनकी भू राजस्व नीति ने किसानों और उनसे राजस्व में बड़ी रकम प्राप्त करी। जी हाँ दोस्तों, क्या किया अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों, अंग्रेजों और क्या था, मुगल शासकों के साथ क्या होता है, गठजोड़ हो गया। गठजोड़ अभी हमने पढ़ा दोस्तों, गठजोड़ हुआ, जिसके कारण इस गठजोड़ में क्या हुआ कि भैया जो भी आप टैक्स वसूलेंगे, आधा तुम लेना अंग्रेज लोग, आधा हम मुगल लोग करेंगे, तभी हम लोग भारत को आसानी से इस पर राज और व्यापार दोनों कर पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अपनी भू राजस्व मतलब कि जो टैक्स पॉलिसी थी, जो उपज से ली जाती थी, भू राजस्व नीतियों ने किसानों और उनके राजस्व में बड़ी रकम प्राप्त करी। उन्होंने कृषि की विभिन्न फसलों के व्यापारीकरण पर बल दिया। उन्होंने दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या दबाव दिया, भैया खेती बाड़ी ज़्यादा करो और उससे हम क्या करेंगे दोस्तों, व्यापार करेंगे, व्यवसायीकरण करेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब हम कमर्शियल जो है ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों अंग्रेजों ने दबाव पूर्वक ही क्या किया था, भैया बिहार में चंपारण में आपने देखा था नील की खेती के लिए आपने पढ़ा होगा,
ठीक है ना, जो गांधी जी के समय में हुआ है ना, ये चीजें थी। तो उन्होंने क्या करा भैया, कृषि के लिए उन्होंने दोस्तों पूर्ण रूप से क्या करा, व्यवसायीकरण पर बल दिया। ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करी। मजबूत राजनीति नियंत्रण के साथ ब्रिटिश जो है भारत में व्यापार पर एकाधिकार करने में सक्षम हो गए। उन्होंने अपने विदेशी प्रतिद्वंदियों को व्यापार में हरा दिया, क्योंकि दोस्तों भारत में ही नील की खेती, अगर हम बात करें, नील की खेती इतनी फेमस थी दोस्तों, जिसके कारण विदेशों में दोस्तों अच्छी खासी पहचान बन गई थी भारत में, क्योंकि भारत में अच्छी उपज वाली फसलें उगती थी, अच्छी क्वालिटी की नील उगती थी। इसलिए भारत को दोस्तों क्या करना पड़ा, विदेशों के साथ प्रतिद्वंदिता करनी पड़ी, कंपटीशन करना पड़ा, जिससे कि उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। मतलब विदेशों में कोई भारत जैसा जो आउटपुट होता था वो विदेशों में कोई दूसरा देश टक्कर नहीं ले सकता था। इसलिए अंग्रेजों ने दोस्तों, याद होगा कि बहुत लंबे समय तक भारत पर राज किया। उन्होंने सभी प्रकार के कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल की बिक्री पर एकाधिकार कर लिया और उसे कम कीमत पर खरीदा, जबकि भारतीय बुनकर से इससे अत्यधिक मूल्य पर खरीदते थे। अपने स्वयं के उद्योगों की रक्षा के लिए ब्रिटेन ने भारतीय माल पर भारी आयात कर लगा दिया। देश में परिवहन और संचार प्रणाली को सुधारने के लिए विभिन्न निर्देश दिए गए, ताकि खेतों से बंदरगाहों तक तथा कच्चा माल और बंदरगाहों से बाजारों तक तैयार माल की आवाजाही आसान हो सके। साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरुआत की गई। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे ज़्यादा क्या किया दोस्तों, आयात कर लगा दिया। सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने लिए तो टैक्स फ्री कर दिया कि भैया हम जो हमारा जो भारत है, मैं थोड़ा सा ये भारत के मैप बना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, तो भारत जैसा भी बन रहा है, आप इसको स्वीकार कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये भारत है, हंसना नहीं, ठीक है। भारत में क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने विदेशों में ले गए और सामान को बना करके इंडिया में सस्ते दामों पर बेचने लगे, जिससे भारत में दोस्तों जो कॉटेज इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, वो धीरे धीरे इंडिया की खुद की खत्म होने लग गई। क्लियर दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने ही, अंग्रेजों ने क्या करा, अपने व्यापार के लिए परिवहन के साधन कर दिए। परिवहन के साधन का मतलब है दोस्तों, उन्होंने ही नदियों के किनारे यहाँ पे बंदरगाहों की स्थापना कर दी। यहाँ पर बंदरगाह बना दी, यहाँ पे बंदरगाह हुगली नदी के पास बना, मतलब हर जगह दोस्तों नदियों के किनारे, क्योंकि वो जानते थे कि हम शिप के द्वारा ही सामान को पहुँचाएंगे अलग अलग क्षेत्रों पर, और ये क्या है, सारा सामान भारत में ही फैल जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब आगे चलते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही सबसे ज़्यादा आवाजाही की परंपरा, और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने साथ साथ क्या किया दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरुआत कर दी। उनको पता था कि अगर मैं अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कर दूंगा तो भारत में मुझे आसान हो जाएगा कि विदेशों से लेन देन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, ठीक है। शिक्षित भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे अंग्रेज लोग दोस्तों, जो कि अंग्रेजों को देश पर शासन करने और अपनी राजनीतिक सत्ता को सुदृढ़ करने में मदद करे। इन सभी उपायों ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने और इसे सुदृढ़ करने की और जारी करने में मदद मिली। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा सोचा कि चलो एक काम करते हैं, भारत में ही हम क्या बनाएंगे, सबसे अच्छा भारत में ही हम लोगों को शिक्षित करें और उनको अपने बिजनेस के पर्पज से शुरू करें। उन्हीं को हम टीच करेंगे कैसे अपना सामान को खरीदना, बेचना और कैसे कम्युनिकेशन करना है। दोस्तों ये देखो, उस समय क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की करेंसी थी, ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया की करेंसी थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये कोई खास नहीं है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो पेपर में आने वाला वही मैं पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान से सुनो, थोड़ा ये सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लेगा। 1696 में कंपनी ने बंगाल में 3 गांव को एक शहर में विकसित किया और इसे कोलकाता नाम दिया। उन्होंने इस शहर के चारों ओर एक किले का निर्माण किया जो फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1696 में मतलब 1696 में कंपनी ने दोस्तों बंगाल में, जो बंगाल है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, 3 गांवों को एक शहर में विकसित कर दिया। मतलब 3 गांव, 1, 2 और 3, तीनों गांवों को दोस्तों क्या कर दिया, एक में कन्वर्ट कर दिया और इसे इसका नाम दे दिया, क्या दे दिया, कोलकाता दे दिया। और इसके चारों ओर दोस्तों एक किला बना दिया और उसको क्या दिया, उसको नाम दिया फोर्ट विलियम, ठीक है, ये याद रखना।
कुछ भी पूछ सकता है कि भाई फोर्ट विलियम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए फोर्ट विलियम क्या था। जी हाँ, आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी क्या दोस्तों, 19वीं सदी। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी 18वीं सदी आएगी दोस्तों, 18वीं सदी आएगी तो आपका कैलेंडर 1700 से लेकर के 1700 कहाँ तक चलेगा, 1799 तक चलेगा। उसी प्रकार यहाँ पे 19वीं शताब्दी है दोस्तों, तो यहाँ पर एक काउंटिंग भी चले जाओ, 1800 से शुरू होगी 1899। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर। अभी जैसे आपका जो कैलेंडर है दोस्तों 2024 चल रहा है, ठीक है, और ये कब तक कैलेंडर चलेगा, 2099 तक चलेगा। तो ये इसकी अगली काउंटिंग क्या होगी, 21 होगी इन दोनों की, देखो इसकी और इसकी अगली काउंटिंग क्या होगी, 21वीं। तो अभी जो चल रहा है 21वीं शताब्दी चल रही है। क्या मेरी बात क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के भारत के नक्शे को देखें। जी हाँ दोस्तों, 19वीं शताब्दी के भारत के नक्शे को देखने से पहले मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यस, अब आगे देखें। 19वीं शताब्दी के भारत के नक्शे को देखें। आपने क्या देखा, आप कई बड़े और छोटे स्वतंत्र राज्यों को देखेंगे। इन राज्यों ने अपने स्वयं के शासन, अर्थव्यवस्था, भाषा और संस्कृति थी। उस समय दोस्तों जो छोटे मोटे स्वतंत्र जो राज्य थे, इन राज्यों ने अपने स्वयं के शासक थे, मतलब रूलर थे, उनकी खुद की इकोनॉमी थी और खुद का कल्चर और लैंग्वेज थी। इन राज्यों में लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध होते रहते थे, मतलब दोस्तों एक शासक दूसरे शासक पर हमेशा युद्ध चलते रहते थे। यह आश्चर्य करने की बात नहीं है कि वे यूरोपीय शक्तियों के, विशेष रूप से ब्रिटिश के लिए एक आसान शिकार बन गए। वह प्लासी 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 की लड़ाई थी, जहां अंग्रेजों को भारत में शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, उस समय 1757 और 1764 में दोस्तों, प्लासी एक प्रकार का फूल का नाम भी है, लेकिन बिहार में एक प्लासी एक स्थान का नाम था जहां पर अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी अंग्रेजों के साथ और भारतीयों के बीच 1764 के बीच हुई थी, ठीक है, जहां अंग्रेजों को भारत में शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। जहां दोस्तों अंग्रेजों ने भारतीयों को हरा करके अपना एक वर्चस्व जीतना शुरू किया। उनको पहली बार लगा कि हाँ, हम लोग सफल होंगे और हम लंबे समय तक टिकेंगे, जो कि आप जानते हैं दोस्तों 1757 से लेके 1857, याद है मंगल पांडे वाली कहानी, वो युद्ध हुआ। और फिर दोस्तों यहाँ पे 90 वर्ष बाद, मतलब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। लगभग दोस्तों इन्होंने 200-300 सालों तक राज किया। किसने, अंग्रेजों ने। आगे चलते हैं। इन लड़ाइयों के माध्यम से ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता के एक लंबे युग की शुरुआत हुई। प्लासी की लड़ाई बंगाल में अंग्रेजों ने जीती थी। जी हाँ दोस्तों, उस समय बंगाल बिहार सब एक ही था, कहलाता था, ठीक है, वो सब एक ज्वाइंट थे लगभग दोस्तों, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, प्लासी की लड़ाई बंगाल में अंग्रेजों ने जीती थी। किसने जीती दोस्तों, अंग्रेजों ने जीती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। उन्होंने दोस्तों क्या करा, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और बदले में एक विशाल राशि तथा 24 परगना के क्षेत्र प्राप्त किए। लेकिन मीर जाफर उन्हें और अधिक भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप मीर कासिम, जो एक मजबूत शासक था, उसे नवाब बना दिया। मीर कासिम अधिक पैसा या नियंत्रण के लिए अंग्रेजों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था, अतः उसे हटा दिया और मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजदौल्ला और मुगल बादशाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नामक जगह पर लड़ाई लड़ी, जहां उसको हार निर्णात्मक रही। दोस्तों यहाँ पर जो मैप है आपके सामने, यहाँ पर क्या है, ये मैप है जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा और यूरोपीय शासकों द्वारा उनके कंट्रोल में था। जैसे दोस्तों जो आपके सामने ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये किसके कंट्रोल में था दोस्तों, यहाँ से ले लो आप, दिल्ली, अवध, बंगाल, कलकत्ता, मतलब ये पूरा क्षेत्र किसका कंट्रोल था दोस्तों, ब्रिटिश शासन के। और जो लाल लाल एरिया था दोस्तों, ये जो क्या था, समुद्री किनारे में था, ये क्या था दोस्तों, ये किसके कंट्रोल में था, ये अन्य यूरोपीय लोगों के अधीन था।
जैसे दोस्तों अन्य यूरोपीय लोग का मतलब है जैसे गोवा, गोवा जो है दोस्तों ये किसके कंट्रोल में था, ये दोस्तों पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। आपको पता है दोस्तों 1947 में हमारा देश आज़ाद होने के बाद जो है दोस्तों हमारा गोवा आज़ाद हुआ किसके द्वारा, पुर्तगाली। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं आगे की क्लास। अब क्या हुआ दोस्तों, बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में होता है, जिसमें आदिल बादशाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों का युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों हमें क्या, जो बादशाह था उसको हार मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। यद्यपि अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त किया, दोस्तों अंग्रेजों ने क्या करा, बंगाल पे आलम जो थी आलम द्वितीय के हरा करके दोस्तों उन्होंने क्या करा, प्रॉपरली रूप से बंगाल पर कब्जा कर लिया। फिर भी संपूर्ण भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित करना एक सरल काम नहीं था। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय शक्तियों ने अंग्रेजों के सीमा विस्तार के प्रयासों पर विरोध करने की कोशिश करी कि भैया अब जहाँ तुम अपना पैर फैला रहे हो यहाँ पर इतना नहीं आना आपको। तो इसलिए दोस्तों ये जो पैर फैला रहे थे अंग्रेज लोग, तो उसको सिकुड़ने के लिए बहुत लोगों ने विरोध किया कि भाई अंग्रेज लोग तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है फैलाव ना करें। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम विभिन्न भारतीय राज्यों के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा किए गए युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, विभिन्न भारतीय राज्यों मतलब कि राज्य जो है दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या युद्ध किए, अब वो पढ़ेंगे। अब पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे, ये कैसी तस्वीर है, आंग्ल मैसूर। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज और मैसूर, जो साउथ में एक क्षेत्र था मैसूर दोस्तों, वहाँ पर जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध हुआ, तो उसे कहा जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों हैदर अली एक नाम होता है, हैदर अली का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है टीपू सुल्तान के सक्षम नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरा। ठीक है दोस्तों, उत्तरार्ध में उभरा। अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए। जी हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाए आपके पेपर में कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच में जो 4 प्रकार के युद्ध हुए वो कौन कौन से थे, वो आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, अंग्रेज और मैसूर के बीच में कितने युद्ध हुए दोस्तों, 4 युद्ध हुए। और अंत में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में जो वीरता पूर्वक जो था हार हुई और टीपू सुल्तान की उसमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अंग्रेजों के बीच जो है दोस्तों संघर्ष का एक गौरवशाली अध्याय जो है समाप्त हो गया। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 1799 में वीरतापूर्ण हार और टीपू सुल्तान की मृत्यु से मैसूर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का एक गौरवशाली अध्याय समाप्त हो जाता है। कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाह अंग्रेजों द्वारा सुरक्षित अधिकार में ले लिए गए। जी हाँ दोस्तों, उस समय जब टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, इन क्षेत्रों को क्या कर देते हैं दोस्तों, लूट लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एंग्लो मराठा युद्ध। एंग्लो मराठा युद्ध का मतलब मराठों जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके दौरान, उस शासन के दौरान अंग्रेजों और मराठा युद्ध क्या होता है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, एंग्लो मराठा युद्ध 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठे पश्चिमी और मध्य भारत में एक और दुर्जेश शक्ति बन करके थे। ठीक है दोस्तों, दुर्शेष शक्ति बन गए थे, लेकिन आपस में सत्ता के संघर्ष के कारण अंग्रेजों को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। सहायक संधि, जिसके बारे में आप 5.2.1 में पढ़ेंगे, अंग्रेजों और मराठा के बीच में कई युद्ध के कारण हुए थे। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध दोस्तों जो हुआ इनका कब हुआ था, 1817 से लेकर के 1819 से। उन दोनों के बीच में अंतिम युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव को हरा करके दोस्तों गद्दी प्राप्त करी, इसके सभी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया, पेशवा की पेंशन बंद कर दी और उसे उत्तर प्रदेश के कानपुर के निकट जो था बिठूर में भेज दिया। अब आगे क्या होता है दोस्तों, अब आंग्ल सिख, अंग्रेजों के और सिखों के बीच में जो युद्ध होता है उसे बोलते हैं आंग्ल सिख युद्ध। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले याद रखना आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। अंग्रेजों के साथ किनके साथ युद्ध हुआ दोस्तों, पहला हुआ था दोस्तों
आपका मैसूर के साथ, मतलब टीपू सुल्तान और उसके हैदर अली के बीच में हुआ था दोस्तों। मतलब हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान, मतलब बाप बेटे जो थे वो अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई कर रहे थे। तो वो क्या कहलाएगा? आंग्ल। आंग्ल दोस्तों, आंग्ल मैसूर कहलाएगा। उसके बाद अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो हुआ तो उसको कहेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। और उसके बाद हम कहेंगे तीसरा युद्ध जो है दोस्तों आंग्ल सिख युद्ध, मतलब सिख जो लोग थे। आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में सक्षम नेता महाराणा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक सिख, एक क्या था दोस्तों, एक मिनट स्क्रीन छोड़िए, एक सिख सिख एक प्रभावी राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन करके ब्रिटिश शासन सत्ता के विरुद्ध एक खतरे के रूप में उभरे। अतः ब्रिटिश सिखों को नियंत्रित करना चाहते थे। रणजीत सिंह जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 1839 में हुई थी। के बाद जो दोस्तों क्या हुआ कि पंजाब में अराजकता फैल गई। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और क्या किया दोस्तों, अंग्रेजों ने युद्ध करना शुरू कर दिया। यहाँ से दोबारा पढ़ेंगे दोस्तों। अंग्रेजों ने इसका लाभ लिया और प्रथम आंग्ल सिख जो है था 1845 में युद्ध छेड़ दिया, जो सिखों की हार के साथ समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल सिख जो युद्ध हुआ दोस्तों वो 1849 में हुआ। अंग्रेजों ने सिखों को गुजरात के चिनाब नदी के पास जो शहर है वहां पर लड़ाई हुई। उस समय क्या था दोस्तों, यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था दोस्तों 1849 में हुआ। अंग्रेजों ने सिखों को गुजरात में जो लड़ाई हुई थी, गुजरात की लड़ाई में अंग्रेजों ने फिर हरा दिया। किसको? सिखों को। सिखों के प्रमुख ने आत्मसमर्पण कर दिया और पंजाब पर डलहौजी द्वारा कब्जा कर लिया गया। महाराणा रणजीत सिंह के पुत्र महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर मिलेंगे हम इसके पार्ट 2 जो इसके आगे का चैप्टर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जो पढ़ाया दोस्तों उसको थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे और वीडियो अगर नहीं समझ आई है तो इसको दोबारा से आप सेल्फ स्टडी भी करें और इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।